गोल चमचमाती लाइट्स के नीचे जवान लड़के लड़कियां दुनियादारी की सारी फिक्र और चिंता भुलाकर पागलों के जैसे नाच रहे थे। इनकी हरकतें देखकर लग रहा था कि मानो इनके लिए कल आएगा ही नहीं। कोई कहीं शराब के नशे में चूर था तो कोई प्यार के। हर कोई किसी न किसी चीज में मगन था। इन सब शोर शराबे और भीड़ से दूर एक कोने में छुपकर ईशा अपनी क्रेडिट कार्ड से व्हाइट पाउडर की लाइंस बना रही थी। ईशा की खूबसूरती की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी, और उसके ऊपर से उसकी वो रिवीलिंग सी ब्लैक ड्रेस। शायद ही इस पार्टी में कोई ऐसा होगा जो ईशा के साथ बात नहीं करना चाहेगा, मगर ईशा की नजरें तो सिर्फ बार चेयर पर बैठे आर्यन पर टिकी हुई थी। आर्यन 6 फीट लंबा तो होगा ही, साथ में उसकी वेल बिल्ट पर्सनालिटी और गुड लुक्स किसी भी लड़की का ध्यान खींच सकते थे। एक लड़की आर्यन की ओर चलकर आती है और उससे कुछ बात करने लगती है। ईशा आर्यन को किसी और लड़की के साथ बात करता देख गुस्से से लाल हो जाती है और एक बार में उस व्हाइट पाउडर को अपनी नाक से खींच लेती है। ईशा जैसे ही ऊपर देखती है तो आर्यन और लड़की को डांस फ्लोर पर नाचते हुए पाती है। ईशा जब ये और नहीं देख पाती तो वो गुस्से से खड़ी होती है और डांस फ्लोर की ओर बढ़ती है। उसे सब घूमता हुआ नजर आ रहा था और उसके लिए सीधे चलना भी मुश्किल हो रहा था। डांस फ्लोर की भीड़ को हटाते हुए वो जैसे तैसे आर्यन तक पहुंचती है और उस लड़की को धक्का देकर पीछे हटा देती है। ये देखकर आर्यन को बहुत गुस्सा आता है। What the? ईशा, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी तो तुमने की है मेरे साथ। ईशा, डोंट क्रिएट अ सीन हियर। आर्यन, तुम अगर मेरे नहीं हो सकते ना तो किसी के नहीं हो सकते। और बस ये कहकर ईशा आर्यन की छाती में खंजर घुसा देती है। आर्यन डरकर उससे दूर जाने की कोशिश करता है, मगर ईशा उस खंजर पर और जोर लगाती है और आर्यन को अपनी ओर खींचकर उसके कान में कहती है, आई एम सॉरी, पर तुमने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। ये सुनकर आर्यन ईशा को घूर कर देखता है और उसकी बाहों में ही सिमटकर मर जाता है। Got it! कोई दूर से चिल्लाता है। एकदम से सब लाइट्स जल उठती हैं और वो अंधेरे से भरा हुआ डांस फ्लोर अब कोई बड़ा सा स्टूडियो मालूम पड़ता है। कट होते ही आर्यन और ईशा एक दूसरे से ऐसे दूर होते हैं जैसे कि बस इंतजार ही कर रहे हों कि कब कट बोला जाए और कब इन्हें एक दूसरे से छुटकारा मिले। Great shot, guys! ईशा, बहुत खूब, loved it! थैंक्स विशाल। डायरेक्टर को वैसे तो आर्यन के मरने की एक्टिंग की भी तारीफ करनी चाहिए थी, मगर वो सिर्फ ईशा की तारीफ करके अगले शॉट की तैयारी में लग गया। आर्यन और ईशा को देखकर साफ पता चल रहा था कि इनके बीच सब ठीक नहीं है। शॉट होते ही ये एक दूसरे को ऐसे इग्नोर करने लगे जैसे आज से पहले कभी एक दूसरे को देखा ही ना हो। इंडस्ट्री में उड़ती उड़ती खबर है कि फिल्म चालू होने से पहले ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, मगर इनका रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चला और अब बीच फिल्म इनका ब्रेकअप भी हो गया। अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से ये दोनों साथ काम कर तो रहे हैं, मगर करना बिल्कुल नहीं चाहते। फिल्म का स्टाफ इधर उधर भागने लगता है और अगले शॉट की तैयारी में लग जाता है। ईशा, जिसकी सुबह ही तबीयत कुछ ठीक सी नहीं थी, वो अब और भी कमजोर फील करने लगती है। उसका सर दुखने लगता है और नींद सी आने लगती है। वो जैसे तैसे डायरेक्टर के पास पहुंचती है और उसे कहती है, विशाल, नेक्स्ट शॉट तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं अपनी वैनिटी में जा रही हूँ, नीड अ ब्रेक। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, बस थोड़ा सा सिर दुख रहा है, थोड़ा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाएगा। ओके, टेक केयर। और बस इतनी बात करके ईशा अपनी वैनिटी वैन की तरफ जाने लगी। उसे जाते हुए आर्यन ने देख लिया और धीरे से मैनेजर को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। आर्यन का मैनेजर उसकी बात सुनकर डायरेक्टर के पास जाता है और उससे धीमी आवाज में कुछ कहता है। सर, आर्यन को कहीं अर्जेंटली जाना है, वो सिर्फ आधा घंटा ही शूट पर रह पाएगा।
बट सर इट्स इम्पोर्टेंट और 2 ही तो शॉट्स बचे हैं, आप जल्दी कीजिए, हो जाएंगे। मैनेजर डायरेक्टर को ये सलाह देकर गया था या धमकी, पता नहीं, मगर ये सुनकर उसने अपने सारे असिस्टेंट्स की क्लास लगा दी और एक इंटर्न को ईशा को बुलाने के लिए भेज दिया। ईशा बस अपनी वैनिटी तक पहुंची ही थी कि इंटर्न उसे फिर से सेट पर ले जाने के लिए आ जाता है। ईशा के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और उसे उसी हालत में सेट पर फिर से हाजिर होना पड़ता है। डायरेक्टर उसे देखकर धीरे से कहता है, सॉरी ईशा, पर आर्यन को जाना है तो शूट जल्दी करना पड़ेगा। ईशा समझ तो जाती है कि आर्यन ने ये सिर्फ उसे परेशान करने के लिए किया, मगर डायरेक्टर की सिचुएशन समझते हुए शूट के लिए तैयार हो जाती है। सब अपने काम में लग जाते हैं और आर्यन के चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट छा जाती है। एक बार फिर ईशा अपने हाथ में खंजर लेकर आर्यन को मारने के लिए तैयार हो जाती है। डायरेक्टर एक्शन की कमांड देने को ही होता है कि एकदम से सेट पर हल्ला होने लगता है। इस शोर से वो डिस्टर्ब हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, ये शोर कहाँ से आ रहा है? सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, मगर आज आपकी शूटिंग का बैकअप। कौन हो तुम और इसे अंदर किसने आने दिया? डीबीआई चीफ संकल्प शिंदे। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आपके सेट पर इलीगल ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। ये सुनकर डायरेक्टर एकदम से चुप सा हो जाता है। हर तरफ हड़बड़ी मच जाती है और एक डर का माहौल छा जाता है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, हमारे ऑफिसर्स पूरी जगह की तलाशी लेंगे। तब तक मैं जिन जिन के नाम ले रहा हूँ वो मेरे पीछे आकर खड़े हो जाएं। ये सुनकर सबके कान खड़े हो जाते हैं और सब बस यही उम्मीद करते हैं कि उनका नाम डीबीआई की लिस्ट में ना हो। एक एक करके संकल्प नाम लेना शुरू करता है। उसकी लिस्ट में शूट के प्रोड्यूसर से लेकर स्पॉट बॉय तक सबके नाम थे। उसने अभी तक कुछ 6 नाम लिए थे। वो 7वां नाम लेने से पहले रुकता है और आंखें ऊपर करके सब लोगों की तरफ देखता है। सब लोग डरे हुए थे। और आखिरी नाम ईशा खन्ना। ये सुनकर एक सन्नाटा सा छा गया। हर कोई सदमे में था और यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी बड़ी हीरोइन का नाम भी डीबीआई की लिस्ट में आ सकता है। ईशा को तो समझ ही नहीं आ रहा था अभी अभी क्या हुआ। वो पुतले की तरह अपनी जगह पर खड़ी रही, लेकिन संकल्प फिर से बहुत तहजीब से कहता है, मिस ईशा प्लीज मेरे पीछे आकर खड़े हो जाइए। ईशा अभी भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। संकल्प धीरे से एक लेडी कांस्टेबल को इशारा करता है और वो ईशा को खींचकर संकल्प के पीछे ले जाती है। ईशा का सर अभी भी घूम रहा होता है, मगर फिर भी वो अपनी सफाई में चिल्लाती रहती है, There is some misunderstanding. I don't take any illegal drugs. Let me go. मगर उस लेडी कांस्टेबल ने उसकी एक ना सुनी और उसे लाइन में धकेल दिया। संकल्प लिस्ट अपने को ऑफिसर कैलाश को थमाता है और लेडी कांस्टेबल को लाइन में खड़े लोगों को पुलिस जीप में बैठाने के लिए बोलता है। ये सुनकर ईशा बहुत डर जाती है और अपनी सफाई में कुछ ना कुछ चिल्लाती रहती है, मगर यहाँ उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। डीबीआई की लिस्ट में ईशा के मैनेजर श्याम का भी नाम था और इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। बाकी लोगों की तरह ईशा को भी पुलिस जीप में बिठा दिया गया और वो जीप डीबीआई हेडक्वार्टर्स के लिए निकल पड़ी। अब ईशा को इस सिचुएशन से कौन बचाएगा? वेल विशर तो उसकी इंडस्ट्री में शायद ही कोई होंगे और अपने सो कॉल्ड सुपरस्टार बाप करण खन्ना से उम्मीदें करना तो उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। तो अब क्या होगा ईशा का? क्या वो सच में ड्रग्स लेती है या फिर वो किसी साजिश का शिकार बनी है? वो तो अब आगे बढ़ती इन्वेस्टिगेशन के साथ ही पता चलेगा। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। कहानी का नाम है ड्रग्स, सेक्स और धोखा, जिसे लिखा है निमेश गोयल ने और हम हैं आरजे प्रियंका भंडारी और विपिन सिंह। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। दंगों की वजह से खून से भरी सड़कें, कोविड के बढ़ते केसेस, हॉस्पिटल में बढ़ते पेशेंट्स
और दिन ब दिन गिरता स्टॉक मार्केट। हमारे देश और यहाँ की मीडिया को इन सब बातों से ज्यादा इंटरेस्ट एक एक्टर के अरेस्ट होने की खबर में आ रहा था। आधी रात में चमचमाते हुए फ्लैशेस के बीच पुलिस की जीप डीबीआई के हेडक्वार्टर्स पहुंचती है। पहले 6 लोगों को तो ऑफिसर्स बड़े आराम से निकाल कर अंदर ले जाते हैं, मगर बाहर खड़े हर इंसान को बस ईशा खन्ना के जीप से निकलने का इंतजार था। मीडिया रिपोर्टर्स के एकदम से फोन बजने लगते हैं और सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर डीबीआई के पीछे वाले गेट की ओर दौड़ लगाते हैं, क्योंकि एक छोटी सी कार में चुपके से 2 अधिकारी ईशा खन्ना को सबकी नजरों से छुपाकर पीछे वाले गेट से डीबीआई के ऑफिस ले जा रहे थे। मगर हमारे देश में पुलिस और एम्बुलेंस कभी टाइम पर पहुंचे ना पहुंचे, मीडिया हर जगह टाइम से पहुंच जाती है। उस सुनसान अंधेरी गली को मीडिया ने आकर कैमरा के फ्लैशेस और अपने सवालों से भर दिया। क्यों लाया जा रहा है ईशा को इस डीबीआई के ऑफिस? ईशा जी, आपको डीबीआई ने अरेस्ट किया है, आपको कैसा लग रहा है? सर, ईशा जी को कम से कम कितने समय जेल में रहना पड़ेगा? और भी ना जाने ऐसे कितने ही उलझुल सवाल ईशा और उन 2 कर्मचारियों से पूछे जा रहे थे। पुलिस के कुछ ऑफिसर्स उन्हें मीडिया से बचाने आए और ईशा खन्ना को जैसे तैसे डीबीआई के हेडक्वार्टर्स के अंदर ले गए। इतनी भागदौड़ के बाद भी जब मीडिया रिपोर्टर्स के हाथ कोई खबर नहीं लगी, तो उन्होंने खुद ही अपने मन से खबरें बनानी शुरू कर दी। जैसा कि आपने देखा कि कैसे ईशा खन्ना को पूरी मीडिया के सामने खींचकर डीबीआई के ऑफिस के अंदर ले जाया गया। अब ईशा खन्ना के साथ आगे अंदर और क्या क्या होगा, इसकी पल पल की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरदार। भीड़ में खड़े होकर परेशान होने वाले इन रिपोर्टर्स के हिसाब से अगर ये कहानी जानी, तो ना जाने इस केस की कहानी क्या ही बन के सामने आएगी, और पता नहीं उसका सच से कितना ही लेना देना होगा। डीबीआई के ऑफिस के अंदर का नजारा बिल्कुल ही अलग था। बाहर जितना शोर था, अंदर उतनी ही खामोशी। ईशा को बाकी लोगों से अलग एक सरकारी सी लकड़ी की बेंच पर बिठाया गया था। जो 2 ऑफिसर्स उसे अंदर लेकर आए थे, उनमें से एक उसे बहुत ही अजीब तरह से घूर रहा था। ईशा का सर अभी तक हल्का हल्का दुख रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। ईशा ने गुस्से से आंख उठाकर जब देखा, तो उसकी नजर उस इंसान पर पड़ी जो उसे घूर कर देखे जा रहा था। लड़की कितनी भी अमीर और ताकतवर क्यों ना हो, मर्दों की घूरती हुई नजरों के सामने अक्सर अपनी आवाज दबा लेती है। ईशा भी वहां दबे पैर बैठी रही। वो इंसान धीरे से उठकर उसकी ओर चलता हुआ आया और उसके नजदीक आकर खड़ा हो गया। वो आदमी बिना हिले डुले चुपचाप वहां खड़ा ईशा को एक मुस्कुराहट के साथ घूरता रहा। ईशा हिम्मत जुटाकर धीरे से उस इंसान की तरफ देखती है। जी, बहुत बड़ा फैन हूँ मैडम आपका, एक सेल्फी मिलेगी? वैसे तो ईशा ने अपने करियर में बहुत से फैंस के साथ सेल्फी खिंचाई होगी, मगर उसने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन ऐसे जेल में बैठकर किसी के साथ हंसते हुए सेल्फी खींचनी पड़ेगी। इसे यहाँ सेल्फी खिंचवाने के लिए नहीं लाए हैं। चीफ ऑफिसर संकल्प की कड़क आवाज से डरकर वो इंसान फोटो खींचते ही अपना फोन जेब में रखकर 9 तो 11 हो गया। कोई मुझे बताएगा कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? अपनी एक्टिंग अपने सेट तक ही रखना। बहुत से इलीगल ड्रग पेडलर्स के साथ तुम्हारा कनेक्शन होने के पुख्ता सबूत मिले हैं हमें, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब पेडलर्स का लिंक महाराष्ट्र के सबसे बड़े इलीगल ड्रग डीलर जेकब से है। जेकब का नाम सुनकर ईशा के होश उड़ गए। इतना हैरान क्यों हो रही हो? जेकब का नाम तो पहले सुना ही होगा आपने। नहीं, I've never heard of this name. अच्छा, तो बिना नाम जाने ही लोगों के सीक्रेट फार्म हाउस चली जाती हो? ये सुनकर ईशा ने एक्ट करने की कोशिश की कि उसे पता ही नहीं कि संकल्प किस बारे में बात कर रहा है। उसे देखकर संकल्प एक फाइल में से कुछ फोटोज निकालता है और उन्हें ईशा को दिखाता है। उन फोटोज में ईशा किसी अमीर से दिखने वाले लड़के को एक लग्जूरियस से बंगले पर किस करती हुई नजर आ रही थी। ये फोटोज देखकर ईशा के पसीने छूट गए और वो अपनी ही सोच में खो गई। किस सोच में खो गई? आप ही है ना इन फोटोज में, इलीगल ड्रग लॉर्ड जेकब को किस करते हुए। ईशा की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई। उसने डरते हुए संकल्प से पूछा, Where is my manager, श्याम?
आपका मैनेजर है तो उसकी भी हरकतें तो आपके जैसी ही होंगी, इसीलिए उसे भी गिरफ्तार किया है। चिंता मत कीजिए, कुछ सवाल जवाब और ब्लड टेस्ट करा के उन्हें छोड़ दिया जाएगा, पर आप यहाँ जरूर लंबे समय तक हैं। ईशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या बोले, क्योंकि उसकी एक भी गलत कही हुई बात उसके खिलाफ जा सकती थी, और इसलिए वो चुपचाप डरी सहमी सी अपनी जगह पर बैठी रही। रात के करीब 2 बज रहे थे। जहां एक तरफ आज रात ईशा के कारण आधे मुंबई की नींद हराम हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ उसका खुद का पिता, अपने वक्त का सुपरस्टार एक्टर करण खन्ना, नशे की हालत में इस तरह चूर था कि उसे अपने फोन पर आए 95 मिस्ड कॉल्स और करीब 200 के आसपास आए मैसेजेस का जवाब देने की कोई सुध-बुध नहीं थी। वो रात भर अपने नशे में डूबा रहा और उसे कोई खबर नहीं थी कि उसकी बेटी किस हालात से जूझ रही है। न्यूज चैनल पर चिल्लाते हुए एंकर को ईशा खन्ना की न्यूज दिखाते हुए देख उसका एक्स बॉयफ्रेंड और को एक्टर आर्यन कपूर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। ईशा को मुसीबत में देख उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो न्यूज देखना किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म की तरह एंजॉय कर रहा था। आर्यन अकेला नहीं था जिसे ईशा की गिरफ्तारी से खुशी मिल रही थी। इंडस्ट्री में बहुत से प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स हैं जो ईशा के खिलाफ रंजिश पालकर बैठे हैं, मगर इन सब के बीच कोई एक ऐसा भी है जिसे ईशा की गिरफ्तारी का बुरा लग रहा था। रोहन वर्मा बिहार के छोटे से गांव से बड़े बड़े सपने लेकर इस माया नगरी मुंबई में आया था। ये 25 साल का जवान लड़का इस दिखावे की इंडस्ट्री में अपने एक्टर बनने के सपने को असल में जीना चाहता था। रोहन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा किरदार ईशा के सामने ही किया था। 13 रीटेक्स देने के बावजूद भी उस सेट पर ईशा ही एक ऐसी थी जिसने रोहन को सपोर्ट किया और उसे उसके अंदर का डर हटाकर अच्छा शॉट देने के लिए मोटिवेट किया। कुछ की दुआएं और बहुतों की बददुआ के बीच ईशा डीबीआई हेडक्वार्टर्स में किसी मुजरिम की तरह बैठकर अपना ब्लड सैंपल दे रही थी। उस खून से भरती सिरिंज को देखकर ईशा को बहुत डर लग रहा था और उसके हाथ पैर सुन्न से पड़ गए थे। I want my lawyer. ना आपके पिता और ना आपकी जान पहचान में किसी के पास इतनी फुर्सत है कि फोन उठाकर आपकी कोई खबर लें, तो लॉयर करना तो बहुत दूर की बात है। अब आपके पास सिर्फ एक यही रास्ता बचा है कि आप चुपचाप रिपोर्ट आने तक यहाँ बैठी रहें। संकल्प की ये बात सुनकर ईशा टूट सी गई और उसे ये एहसास हो गया कि उसकी इस जंग में वो बिल्कुल अकेली होने वाली है। डीबीआई के ऑफिस से कुछ दूर किसी सुनसान गली में अशोक खड़ा था। अशोक वही इंसान है जिसने डीबीआई ऑफिस के अंदर ईशा के साथ सेल्फी ली थी। अशोक अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ किसी अनजान नंबर पर वो सेल्फी भेजता है और उसके नीचे मैसेज में लिखता है, मुर्गी फंस गई। अब ये ईशा को फंसाने के लिए किसी का सोचा समझा जाल है या उसके खुद के कुकर्म, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। अगले दिन की सुबह हुई। बजते हुए फोन और अपने घर के बाहर खड़ी मीडिया के शोर से परेशान होकर करण खन्ना की नींद जब खुलती है तो अपनी उस हैंगओवर वाली हालत में वो अपने 7th फ्लोर वाले फ्लैट की खिड़की से बाहर देखता है और इतनी मीडिया देखकर हैरान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसे उसके आसपास रिपोर्टर्स देखने की आदत नहीं है। करण खन्ना एक टाइम पर हिंदुस्तान की हर लड़की के दिल पर राज करता था और उसकी एक झलक के लिए उसके फैंस कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। मगर पिछले 8 सालों में उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत बदल गई। इन सालों में उसने अपने आप को मूवीज से बिल्कुल दूर कर लिया और इन्हीं सालों में उसकी बेटी ने अपना एक्टिंग में करियर बनाया। पर अब करीब 8 साल हो गए हैं इन बाप बेटी को एक दूसरे से ठीक से बात किए हुए। ईशा जब न्यूयॉर्क से अपनी एक्टिंग की पढ़ाई खत्म करके इंडिया लौटी तो उसे अपनी माँ के देहांत की खबर मिली। ईशा आज भी अपने बाप को उसकी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार मानती है, क्योंकि जब उसकी माँ अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और उसे उसके पति की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसका सुपरस्टार पति
उसे हॉस्पिटल ले जाने की जगह अपनी किसी फिल्म की शूटिंग में दुनिया को खत्म होने से बचा रहा था। इन्हीं कारणों की वजह से न्यूयॉर्क से आते ही ईशा ने अपने आप को अपने करियर में ऐसे खो दिया कि उसने अपने पिता को उनके हाल पर छोड़कर इस इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बना ली। ईशा को आज भी लगता है कि उसने अपना एक्टिंग करियर अपने दम पर बनाया है और अपने बाप का कोई भी कॉन्टैक्ट यूज नहीं किया, मगर उसे ये नहीं पता कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ ऑडिशन देने से लोगों को काम तो मिल जाता है, मगर बड़े प्रोडक्शन की फिल्म्स में लीड रोल्स नहीं मिलते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो इन प्रोडक्शन हाउसेज में उसकी फरमाइश करी ही होगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो इन प्रोडक्शन हाउसेज में उसकी सिफारिश करी ही होगी। करण इतनी मीडिया और इतने सारे मिस्ड कॉल्स देखकर डर जाता है और अपने फोन से अपने मैनेजर को फोन करता है। प्रदीप, व्हाट्स गोइंग ऑन? मेरे घर के बाहर इतनी मीडिया क्यों है? सर, ईशा मैडम को डीबीआई ने अरेस्ट किया है। ये सुनकर करण का सारा हैंगओवर उतर गया। वो अपने कान से फोन लगाकर कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा। अपने सेंसेस में वापस आने के बाद करण टीवी चालू करता है और न्यूज चैनल पर अपनी बेटी के अरेस्ट की न्यूज देखता है। हर एक चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ईशा के अरेस्ट की खबर दिखाई जा रही थी। करण ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और सबसे पहले अपने फैमिली लॉयर विक्रम को फोन लगाया। विक्रम, न्यूज देखी तुमने? हाँ, अभी वही देख रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा विक्रम, मैं क्या करूं? ईशा ने हमेशा तुम पर मुझसे ज्यादा विश्वास किया है। यू आर लाइक अ फादर फिगर टू हर। अब मुझे सिर्फ तुम पर ही भरोसा है। तुम्हें ही ईशा को इन सब से निकालने में मेरी मदद करनी होगी। तुम घबराओ मत, मैं अपने असिस्टेंट को कोर्ट भेजकर बेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने का बोल देता हूँ। एंड मीनवाइल हम डीबीआई हेडक्वार्टर्स जाकर ईशा को समझाते हैं कि इंटेरोगेशन में क्या बोले और क्या नहीं। हाँ, मैं बस अभी अपने मैनेजर प्रदीप को लेकर तुम्हारे घर आता हूँ। करण बिना और टाइम बर्बाद किए प्रदीप को फोन करता है और साथ ही साथ विक्रम के घर जाने के लिए जल्दी से तैयार होता है। जल्दबाजी में दौड़ते भागते मुंबई में हर कोई ईशा को कैरेक्टरलेस, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, नेपोटिज्म का प्रोडक्ट और ना जाने क्या क्या ऑलरेडी करार कर चुका था। मगर इन सब के बीच रोहन ही एक ऐसा था जो ईशा के बारे में कुछ भी गलत सोच ही नहीं पा रहा था। अपनी पहली फिल्म में मिला ईशा के द्वारा एप्रिसिएशन रोहन के लिए किसी मेंटोर की बोली बात की तरह था, जिसने उसे अपने आगे आने वाली हर एक कठिनाई को पार करने का हौसला दिया। ईशा के लिए ये भले ही एक छोटी बात हो, मगर बिहार के एक छोटे से गांव से आए रोहन के लिए ये एक ड्राइविंग फोर्स की तरह था। न्यूज में चलती ईशा खन्ना की रिपोर्ट्स और उसका खराब कैरेक्टर पोर्ट्रेयल कहीं न कहीं रोहन को परेशान कर रहा था और उसका मन अपनी पहली फिल्म की इतनी सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग को-स्टार के बारे में कुछ भी भला बुरा सुनने के लिए तैयार नहीं था। भले ही उसने उस फिल्म में सिर्फ 15 मिनट ही ईशा के साथ स्क्रीन शेयर की हो, मगर वो 15 मिनट ही उसके लिए ईशा का फैन बनने और उसे अपना आइडल बनाने के लिए काफी थे। जहां एक तरफ रोहन अपने घर पर हाथ धरे ईशा के लिए प्रे करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था, वहीं दूसरी तरफ करण अपने मैनेजर प्रदीप और लॉयर विक्रम के साथ डीबीआई हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है। विक्रम तन के डीबीआई ऑफिसर्स की ओर चल के जाता है और उन्हें कुछ पेपर्स दिखाता है। आई एम ईशा खन्ना's लॉयर। उसकी इंटेरोगेशन से पहले मुझे उससे कुछ बात करनी है। आप बहुत लेट हो गए सर, उनकी इंटेरोगेशन तो ऑलरेडी चालू हो चुकी है। आप ऐसे कैसे उसे इंटेरोगेट कर सकते हो? क्या सबूत है आपके पास ईशा के खिलाफ? उनकी ब्लड रिपोर्ट, उनके ब्लड में इलीगल ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं। ये सुनकर विक्रम की उम्मीद टूट सी जाती है। वो ऑफिसर विक्रम को ईशा की ब्लड रिपोर्ट की कॉपी देता है। विक्रम हताश होकर उस रिपोर्ट के साथ करण की ओर जाता है। ईशा की ब्लड रिपोर्ट में इलीगल ड्रग के ट्रेसेस मिले हैं। ये सुनकर करण सदमे से पास में लगी लकड़ी की बेंच पर बैठ जाता है। उसे ऐसे बैठे देख विक्रम उसे सहारा देने के लिए आता है। करण, तुम चिंता मत करो, हम अभी भी बात संभाल सकते हैं। बस ईशा इंटेरोगेशन में कुछ ऐसा ना बोल दे जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सके। जहां एक तरफ विक्रम 10 कानूनी बातें सोच रहा था, वहीं करण के दिमाग में बस एक बात चल रही थी। मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूँ। वो अपने बाप पर नहीं, अपनी माँ पर गई है। वो ड्रग्स नहीं ले सकती, कभी नहीं।
करण के मुंह से ये बात सुनना थोड़ा अजीब था, क्योंकि पिछले 8 सालों से वो ईशा से अच्छे से मिला भी नहीं था। और 8 साल बहुत लंबा टाइम होता है एक इंसान के बदलने के लिए, और तो और उसे अपने अंदर नई आदतें अपनाने के लिए भी। मगर इतने टाइम अपनी बेटी से दूर रहने के बावजूद भी करण को ये अच्छे से पता था कि उसकी बेटी क्या कर सकती है और क्या नहीं। विक्रम उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता है। इतने में ही उसका फोन बज उठता है और वो उसे अटेंड करने के लिए करण से थोड़ा दूर जाता है। उसी वक्त करण को कोने में खड़ा अशोक दिखाई देता है। अशोक एक इविल स्माइल के साथ करण की ओर चलता हुआ आता है और उसके पास बैठकर उसके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाता है। अगर वक्त पर फोन उठा लिया होता तो अभी तुम्हारे हालात बेहतर होते। ये सुनकर करण के कान खड़े हो जाते हैं। वो भड़क कर कुछ कहता, उससे पहले ही अशोक उसका हाथ दबाकर उसे शांत रहने का इशारा करता है। यहाँ कोई सीन क्रिएट करा तो तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए तकलीफें और बढ़ेंगी ही। अब ऊपर से जैसे ऑर्डर आते जाए वैसा वैसा करते जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। और एक फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इस केस में किसी पर भी पूरी तरह से विश्वास मत करना। और ये कहकर अशोक वहाँ से चलता बना। करण उसकी बात सुनकर सुन सा हो गया। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था और वो वहाँ बैठा चुपचाप विक्रम को किसी से फोन पर बात करते देखता रहा। हेलो हेलो, ईशा खन्ना's लॉयर, विक्रम माथुर स्पीकिंग। यस, हु इज दिस? सर, मैं वो नहीं बता सकती, मगर ईशा को इस केस में फंसाया जा रहा है और इस प्लानिंग में बड़े पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ईशा अपने फादर से ज्यादा आप पर विश्वास किया करती थी। आई नो कि आप ही उसे इन सब से बाहर निकाल सकते हो। विक्रम उस लड़की की बात सुनकर बहुत घबरा जाता है। वो बिना कुछ सोचे उसका फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर पीछे मुड़कर जब वो करण की तरफ देखता है तो करण की सवाल भरी आंखों से बचने के लिए वो उसे मुस्कुराते हुए कहता है, कस्टमर केयर वाले कोई टाइम वाइम कुछ नहीं देखते, सिर्फ लोगों को परेशान करते रहते हैं। तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आया। और ये कहकर विक्रम वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। अकेले में कभी कभी छुपते छुपाते विक्रम अपने फोन से उस लड़की का फोन नंबर किसी इंसान को भेजता है और उसके नीचे मैसेज में लिखता है, फाइंड हर एंड फिनिश हर। आज के वक्त में किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें कुछ कहा नहीं जा सकता। इंसान से लेकर सरकार तक हर कोई किसी न किसी के इशारे पर चल रहा है और देश में होने वाली हर बात कुछ न कुछ तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जहां देश के एक कोने में ईशा खन्ना जैसी फिल्म एक्ट्रेस की अरेस्ट की खबर आग की तरह फैल रही थी, वहीं दूसरी ओर देश के दूसरे कोने में लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे और फिर भी इन लोगों पर किसी का ध्यान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस देश के लोगों को इनके जीने मरने से ज्यादा उनसे कोसों दूर बैठी एक ऐसी हीरोइन की बुराई करने में इंटरेस्ट है जिससे उनका कोई लेना देना भी नहीं है। हजारों लोग सड़कों पर सरकार के द्वारा पास करे गए किसी नए बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। सरकार बैठकर इनसे बात करने की जगह इन्हें मरता हुआ देखे जा रही थी और हमारे देश की मीडिया इसे रिपोर्ट करने की जगह ईशा खन्ना के कैरेक्टर असेसमेंट में लगी थी। डीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर हजारों की गिनती में रिपोर्टर्स डीबीआई चीफ संकल्प शिंदे को घेर कर खड़े थे और उन पर सवालों की बौछार कर रहे थे। सर, क्या अपडेट है ईशा जी के केस में? उन्हें कितने टाइम तक हिरासत में रखा जाएगा? सर, हमने सुना है कि ईशा जी को जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या ये सच है? सर, ईशा जी के साथ लीक हुई सेल्फी को लेकर आपका क्या कहना है? एक सेकंड, सब शांत हो जाइए। ईशा खन्ना की ब्लड रिपोर्ट में इल्लीगल ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं। हम उन्हें कुछ ही घंटों में कोर्ट के सामने हाजिर करेंगे और हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमें ईशा खन्ना की कम से कम 3 से 4 दिन की कस्टडी देगा। नो फर्दर क्वेश्चंस प्लीज। और ये कह के संकल्प रिपोर्टर्स की उस भीड़ से बचते हुए फिर से डीबीआई हेडक्वार्टर्स के अंदर चला गया। रिपोर्टर्स की उस भीड़ से कुछ दूर छुपकर खड़े विक्रम और करण एक कोने में स्मोक कर रहे थे।
विक्रम बहुत ही उदास सा चेहरा बनाकर करण को बताता है। हमारी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। ये सुनकर करण गुस्से से विक्रम की तरफ देखता है। ऐसे कैसे हमारी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है? सारे सबूत ईशा के खिलाफ हैं। ऐसे केसेस में बेल मिलना अक्सर मुश्किल होता है। पर तुम घबराओ मत, इन्हें 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने हाजिर करना ही पड़ेगा और वहाँ हम इन्हें ईशा की कस्टडी एक्सटेंड करने से रोक लेंगे। विक्रम की ये बात सुनकर करण अपनी सिगरेट से एक बड़ा पफ खींचता है और उम्मीद से विक्रम की ओर देखता है। मगर उसे कहाँ पता था कि वो जिसे उम्मीद से देख रहा है वही इंसान उसे सबसे बड़ा धोखा दे रहा है। बस अब वक्त रहते करण और ईशा को पता चल जाए कि वो कितने धोखेबाजों से घिरे हैं, तो ही इस केस में उनका कुछ भला हो सकता है। उस इन्वेस्टिगेशन रूम में अकेली अनगिनत ख्यालों से घिरी बैठी ईशा उन सवालों के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी जो इन्वेस्टिगेशन के वक्त संकल्प ने उससे पूछे थे। इन्वेस्टिगेशन के वक्त संकल्प ने बिना कोई वक्त जाया किए ईशा पर सबसे पहला इल्जाम एक इलीगल ड्रग कार्टेल के हेड से नाजायज संबंध रखने का लगाया। संकल्प के सवाल का जवाब ईशा के पास था तो सही, मगर वो ये जवाब अपने अंदर कहीं बहुत गहराइयों में दबाए बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ईशा ने ये नजरें झुकाकर शर्मसार होकर कहा। मैडम, ये आपका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जहां आप जब मन चाहे तब सवाल से मुंह मोड़कर अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाएंगी। ईशा घबराते हुए अपने सामने रखे पानी के ग्लास में से पानी पीती है और एक गहरी सांस भरकर चीफ ऑफिसर संकल्प की आंखों में आंखें डालकर कहती है, पहली और आखिरी बात, मैं जो भी कहूंगी अपने लॉयर विक्रम अंकल से कंसल्टेंस लेने के बाद ही कहूंगी, तो आप प्लीज उन्हें मेरे बिहाफ पर फोन लगाओ। देखो, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और अब तो तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट में भी इलीगल ड्रग्स के ट्रेसेस मिल चुके हैं, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप हमारे साथ कोऑपरेट करो। ये बात सुनकर ईशा को बहुत बड़ा शॉक लगता है। मेरी ब्लड रिपोर्ट में इलीगल ड्रग्स के ट्रेसेस कैसे मिल सकते हैं? मैंने अपनी जिंदगी में कभी ड्रग्स तो क्या ड्रिंक्स को भी हाथ नहीं लगाया। ये बात सुनकर संकल्प की हंसी छूट पड़ी। मुझे तो लगा था नेपोटिज्म से सिर्फ खराब एक्टर ही आते हैं, मगर मानना पड़ेगा आप एक्ट्रेस वाकई काफी अच्छी हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करती। I don't want to be like my father, और इसलिए मैं खुद को इन सब चीजों से दूर रखती हूँ। आप अपने आप को इन सब से कितना भी दूर रखने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन खून में आपके पिता के लक्षण साफ दिखाई दे ही रहे हैं। अपनी माँ को खोने के बाद से ईशा ने अपनी जिंदगी का हर एक पल सिर्फ ये कोशिश करते हुए बिताया कि वो किसी भी तरह अपने बाप की तरह ना बने। मगर उसकी इस ब्लड रिपोर्ट ने उसकी इन सारी कोशिशों पर आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ऑफिसर संकल्प और भी बहुत सी नाकामयाब कोशिशें करता है ईशा से कुछ निकलवाने की, मगर ईशा टस से मस नहीं होती और किसी भी सवाल का कुछ जवाब नहीं देती। इसी बीच एक ऑफिसर आकर संकल्प के कान में कुछ कहता है। सर, इनके लॉयर आ चुके हैं। ये सुनकर संकल्प ईशा की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। आ गए आपके विक्रम अंकल, देखते हैं वो आपकी कितनी मदद कर पाते हैं। और ये कहकर संकल्प वहाँ से गुस्से से निकल जाता है। ईशा संकल्प के सवालों से परेशान होकर वहाँ खोई हुई सी बैठी रहती है, मगर साथ ही साथ उसे उसके विक्रम अंकल के रूप में उम्मीद की एक किरण भी दिखाई देती है। बहुत देर इंतजार करने के बाद ईशा को कोर्ट के सामने हाजिर करने से पहले कुछ समय के लिए उसे उसके लॉयर विक्रम से बात करने की परमिशन दी जाती है। बेटा, तुमने ऑफिसर के सामने कुछ बोला तो नहीं? नहीं अंकल, कुछ भी नहीं। गुड। अब कोर्ट के सामने भी चुप्पी बनाए रखना। जी अंकल, पर यकीन मानिए मैं सच में किसी भी टाइप का इलीगल ड्रग नहीं लेती। मुझे लगता है मुझे फंसाया जा रहा है। आई थिंक दिस इज अ ट्रैप। मुझे पता है बेटा, आई ट्रस्ट यू। तुम घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। तुम बस मेरी बात मानते रहना। ईशा विक्रम की इस बात पर हाँ में गर्दन हिलाती है और इतने में ही एक लेडी कांस्टेबल उसे ले जाने के लिए वहाँ आ जाती है। ईशा को मीडिया की भीड़ के बीच में से पुलिस की जीप में बिठाकर कोर्ट के लिए ले जाया जाता है। करण, विक्रम और प्रदीप उनकी कार में पुलिस जीप के पीछे पीछे जाते हैं। कोर्ट के सामने दोनों पक्ष बहुत सी दलीलें पेश करते हैं। जहां एक तरफ विक्रम ईशा की बेल को मंजूर करने की अपील करता है,
तो दूसरी तरफ डीबीआई का वकील ईशा के खिलाफ उनको मिले सबूत दिखाते हुए उसके रिमांड को एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट करता है। योर ऑनर, हमें मिस ईशा खन्ना के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे उनका संबंध इल्लीगल ड्रग ट्रैफिकिंग लॉर्ड और महाराष्ट्र के वन ऑफ द मोस्ट वांटेड जेकब से साफ पता चलता है। इसलिए हम मिलने वाली लीड्स को एग्जामिन करते हुए मिस ईशा को कुछ समय और रिमांड में रखना चाहते हैं और इस केस की जड़ तक जाकर जेकब जैसे क्रिमिनल्स तक पहुंचना चाहते हैं। डीबीआई के वकील की इस दलील के जवाब में विक्रम तो अपनी दलीलें पेश करता है, मगर करण एकदम शब्दहीन हो जाता है। करण इस बात के गिल्ट में डूब जाता है कि उसकी बेटी ईशा को जेकब जैसे क्रिमिनल से सबसे पहले मिलाने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद था। कोर्ट विक्रम की हर एक दलील को ठुकराकर फैसला डीबीआई के हक में सुनाता है और ईशा की कस्टडी 7 दिन तक और बढ़ा दी जाती है। इन सब में हैरानी की बात यह भी थी कि वो 6 लोग जिन्हें डीबीआई ने ईशा के साथ अरेस्ट किया था, उन सबको डीबीआई ने बहुत पहले ही रिलीज कर दिया था और वो सिर्फ ईशा को अपनी कस्टडी में अगले 7 दिन तक रखने वाले थे। आने वाले इन 7 दिनों में इस केस में बहुत से उतार और चढ़ाव आने वाले हैं, जो इस केस को ही नहीं बल्कि इस शहर में इंसानियत के मायने को भी बदल कर रख देंगे। मेक श्योर आप एक भी वीडियो मिस ना करें, सारी वीडियोस देखें और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप उस प्लेलिस्ट को सेव करके रखें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।